मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी थे। मेरी सास का मेरी शादी से 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। मेरे पति अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, इसीलिए मेरी सास की मौत के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था, क्योंकि मेरे पति और ससुर जी के काम पर जाने के बाद घर खाली ही रहता था। और जब वो लोग काम से लौटकर घर आते थे तो उनको घर काट खाने को दौड़ता था। और इसीलिए मेरे ससुर जी ने अपने बेटे सुनील की शादी करने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए और मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया था कि वो जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं। अगले दिन हम सब दोपहर का खाना खा रहे थे, तब पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ को बताया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि बड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मैं बहुत सारी परेशानियों से बच जाऊंगी। वो ये सोचकर खुश थे। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और एक ही हफ्ते में मेरी शादी सुनील से बहुत सादगी से हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से शादी तय करते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए और शादी सादगी से हो जाए, क्योंकि वो शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। और ये सच था, वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी, मेरे ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी, इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तरह तरह के खाने बनाती, किताबें पढ़ती रहती और घर की सजावट में लगी रहती थी। इस बात से मेरे पति और ससुर जी बहुत खुश होते थे और अक्सर छुट्टी के दिन मेरे ससुर जी खुद ही खाना बनाते थे और कभी कभी तो मेरी रसोई में मदद भी करते थे और कहते थे कि तुम तो पूरे हफ्ते ही खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो अपने ससुर जी की इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो मेरा इतना ख्याल रखते थे। अगर कोई ये बात सुनता या देखता तो उसे मेरी किस्मत से जलन होने लगती और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और मेरे पति ने नए कारोबार की शुरुआत की, जिसके कारण उन्हें दूसरे शहर जाना होता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इसीलिए मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी पति को जाने की आज्ञा दे देती थी। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी का भी रिटायरमेंट हो गया था। अब वो सारा दिन घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वो ही बना दिया करते थे। लेकिन एक बार जब मेरे पति शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर जी से कहा कि खाना आज मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी नहीं माने और कहा कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से कह रहे थे तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने ही खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरानी की बात यह है कि मुझे लेटते ही नींद आ गई थी और मैंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंदगी लगी हुई थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की और ना ही मेरी ऐसी सोच थी, मगर मैं इस बात से परेशान रहने लगी थी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सुकून से खाना खाती हूँ और मुझे इतनी जल्दी कभी भी नींद नहीं आती। ये मेरे बचपन की आदत में शामिल है। मुझे हमेशा ही लेटने के कुछ देर के बाद ही नींद आती है, मगर जो 2 दिन मुझे अचानक नींद आई, उस दिन ससुर ने ही खाना बनाया था। दिक्कत ये थी कि इस बारे में मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता और वो मुझे ही इल्जाम दे देता, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था। मैं अपने माता पिता को भी ये बात बताकर परेशान करना नहीं चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो सारा दिन घर पर ही होते थे, पति नहीं होते थे, इसलिए मुझे उन्हीं से बात करनी पड़ती थी और वो हर वक्त मुझे अपने आगे पीछे रखना चाहते थे, जो पहले तो मुझे अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता था। इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने न जाऊं और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती थी, लेकिन लौटकर वापस घर ही आना होता था। एक घर में रहते हुए ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि मैं उनसे कहीं दूर जा सकूं। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे पति को जबरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर काम लेकर आओ, तो वो कहते रहे वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना बेकार होगा। लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया
कि तुम्हें क्या पता काम कैसे ढूंढा जाता है। बार बार काम देखना पड़ता है और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं काम हाथ में आता है। मजबूर होकर मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक नजर आई जैसे उनकी कोई दिल की बात पूरी हो गई हो। मैंने भी उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर नहीं है। तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला घर में क्या करूँगा, यहीं रुक जाओ, जब तक वो वापस नहीं आता है फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई कि मैं तो उनको कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था वो कैसे खत्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया। मैंने उनसे कहा कि मेरा खाने का मन नहीं है, मगर उन्होंने जिद करके मुझे थोड़ा सा खाना खिला ही दिया। फिर खाना खाने के फौरन बाद मुझे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़े दोनों पर गंदगी लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने पति को बताकर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने अपने कपड़े उतार कर वॉशरूम में ही लटका दिए और मैंने सोच लिया कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर अपने पति को दिखाऊंगी। वो आए तो मैं मौके की तलाश करने लगी कि उनको सच्चाई बताऊं, लेकिन मुझे मौका मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनको बंद लफ्जों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार मैंने कपड़े लाकर उनको दिखा ही दिए कि मेरी बात का सबूत है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे पिता पर आरोप लगाकर अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिताजी रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम बाद में घर में क्या होता है और क्या नहीं, और तुम न जाने किसको बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। 1 महीना गुजर गया, उन्होंने पलटकर खबर भी नहीं ली। अब तो घर में सब लोग मुझसे सवाल करने लगे कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रहती थी, क्या नाराज होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। गलत भी मेरे ही साथ हुआ और मेरे ही पति ने मेरा यकीन भी नहीं किया, लेकिन मैं उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं चुप रही। मैं देखना चाहती थी कि जिंदगी अब कौन सा खेल खेलेगी मेरे साथ। और कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए कि बेटा इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके इस प्यार पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं तो उनके बेटे से लड़कर आई थी, झगड़ा करके आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जो भी दिक्कत है दोनों बैठकर हल कर लेना, इतना नाराज होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है। वो समझाते हुए मुझे अपने साथ ले आए। मैं मजबूर थी कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं सकती, इसीलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा और वापस आई। लेकिन मेरे पति का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे जता दिया कि जिस इंसान पर तुम शक कर रही थी वही तुम्हें वापस लेकर आया है, वरना मैं तो कभी भी तुम्हें वापस लेकर नहीं आने वाला था। मेरी कोई गलती न होने के बाद भी मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी और बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं चुप रहने लगी थी और अपने पति से कोई बात भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे ससुर का वही रूटीन था। वो खाना पकाते और अक्सर उनका खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जितना भी कोशिश कर लेती मुझे नींद आ ही जाती थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी अजीब होती जा रही थी और जैसी मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसी ही हो गई थी। मुझे अब अपने आप से घिन आने लगी थी। मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। जिंदगी ऐसी बीत रही थी। मेरे ससुर को मेरी आदत का अंदाजा हो गया था, इसीलिए मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खाना बनाने का सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा था। और सच तो ये है कि मेरे ससुर के हाथ में बहुत स्वाद था। जो भी एक बार मेरे ससुर के हाथ का बना खाना खा लेता वो उनके खाने का दीवाना हो जाता, मगर मुझे तो अब उनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता था। 3 लोगों के घर में मैं अब अपने लिए अलग भी नहीं बना सकती थी।
लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है तो ऊपर वाला वहाँ से रास्ता दिखाता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक दिन मैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ मुझे एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी। अपने पति के ट्रांसफ़र की वजह से वो शहर में वापस आ गई और एक दिन बाजार में खरीदारी करने के बीच अचानक उससे मेरी मुलाकात हुई। इतने वक्त के बाद अपनी सहेली से मिलकर मैं बहुत खुश हुई और हम एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाने लगे। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया। वो 2 बार हमारे घर आई तो उसने मेरा और मेरे ससुर का व्यवहार नोट किया तो मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मैंने उसको सारी बातें बता दी कि मेरे साथ ये सब होता है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि वो इस सारे मामले में मेरी मदद करेगी। और एक दिन जब मेरे पति हमेशा की तरह एक दूसरे शहर गए, मेरे ससुर ने खाना बनाया तो मैंने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट से निकाल कर छिपा दिया। और दूसरे दिन वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता था, लेकिन मैंने वो खाना अपनी दोस्त को दे दिया क्योंकि उसके पति एक लैब टेक्नीशियन थे, इसीलिए वो खाना लैब में टेस्ट किया गया। वही हुआ जिसका मुझे शक था। उस खाने में नींद की दवाई मिली हुई थी, इस वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। एक बार तो मैंने सोचा कि अपने पति को रिपोर्ट्स दिखा दूंगी, लेकिन फिर मुझे वही डर लगा कि वो कहेंगे कि तुम मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो और इस बार वो मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर ने मेरी जुबान पर ताले लगा दिए थे। और फिर एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मेरे ससुर जी ने खाना बनाया था तो मैंने अपनी दोस्त की सलाह से वो खाना नहीं खाया और नाटक ऐसे करने लगी जैसे मैंने वो खाना खा लिया है और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं चुप लेटी रही क्योंकि आज मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मुझे देखना था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आकर क्या करते हैं। मैंने सोच लिया था कि अगर वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया अगर मैं शोर मचा दूंगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैंने इस रात से पर्दा उठाने के लिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब मुझे ये देखना था कि मेरे ससुर का अगला कदम क्या होगा, इसीलिए मैं चुपचाप लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, वो मेरे पास आकर बैठ गए, मगर न जाने उनको इस बात पर शक हो गया था कि शायद मैं जाग रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे ही थे और फिर वहाँ से उठकर चले गए। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं पति को कुछ नहीं बता सकती थी। मैंने दिन में अपनी दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात उसको बता दी। वो खुद भी ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा, तुम्हें ये सब कुछ अपने पति को बताना ही होगा, लेकिन मेरा डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी दोस्त ने मेरी मदद की और कहा कि इस बारे में वो खुद मेरे पति से बात करेगी। एक दिन मौका देखकर उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया। मेरी दोस्त ने बात शुरू की तो बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उठ के खड़े हो गए। मेरे पति उससे नाराज हो गए, लेकिन जब उसने आराम से कहा कि देखें, आप अब बात को जान लें, अगर मेरी बात गलत है तो बेशक आप इसे छोड़ दीजिएगा और ये बात सच साबित हुई तो फिर जो आप करना चाहें वही करना। मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम भी न हो और उनका भेद भी खुल जाए। मेरे दोस्त ने मेरे पति को वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जो खाने की बनाई गई थी। शायद इस वजह से मेरे पति ये सब करने के लिए तैयार हुए। लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मेरे ससुर ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने कहा कि तुम ज़रूर जाओ। मेरे पति घर से तैयार होकर निकल गए, लेकिन अपने एक दोस्त के घर चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने खाना बनाया। वो खाना बनाने में व्यस्त थे तो मेरे पति चुपचाप घर में आ गए और कमरे में जाकर छुपकर बैठ गए। ससुर जी को मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने चुपचाप खाना खाया
क्योंकि मुझे मालूम था कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरे पति मेरे कमरे में पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैंने पेट भरकर खाना खाया और हमेशा की तरह नींद आ गई। मैं कमरे में गई और पति को बताया कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। मैं तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं कि रात क्या हुआ, लेकिन जब मैं सुबह उठी मेरे ससुर और पति दोनों घर पर नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं। बहुत देर के बाद भी जब वो दोनों घर पर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फ़ोन किया, उन दोनों के नंबर बंद जा रहे थे। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी दोस्त ने मुझे समझा दिया, लेकिन शाम तक इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला और इस वजह से मेरा हाल बुरा हो गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने आज खाना खाया ही क्यों? अगर मैं खाना नहीं खाती तो मुझे मालूम हो जाता कि क्या हुआ है, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंदगी नहीं लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा क्या हो गया। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे पति और ससुर का कुछ पता ही नहीं था। मेरी दोस्त बार बार कहती रही, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि पुलिस वालों को क्या बताऊंगी कि वो दोनों घर से क्यों और कैसे गायब हो गए। इसीलिए मुझे इंतज़ार ही करना था। इस बात को पूरे 2 दिन बीत गए और मेरे पति और ससुर का कोई पता नहीं था। मजबूर होकर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरा भाई और मेरे पिताजी घर पर आ गए और जब उन्हें सारी बात मालूम हुई उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। उनका कोई दोस्त पुलिस में था, उन्होंने उसे भरोसे में लिया और उसको सारी बात बताई। पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं। पुलिस ने अपना काम किया, न जाने मगर कैसे फ़ोन ट्रेस किया और सुराग ढूंढे, और रात को मेरे पति और ससुर दोनों घर आ गए थे। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। भाई ने मुझे संभाला और कहा इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब मुझे ये जानना था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे पति ने बताया कि जैसे तुमने मुझे बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर के बाद तुम्हारे कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और जैसे ही तुम्हारे बिस्तर के करीब आए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको ज़ोर से आवाज़ दी। वो मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोलता मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर उसको देखता मेरी गर्दन पर सुई चुभने का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। फिर मैंने ससुर से पूछा, आप ही बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि अब सारी बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया, बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और शादी को 4 साल से ज़्यादा हो गए थे, अभी तक कोई औलाद नहीं है। मैं कोई औरत तो नहीं जो इस बारे में तुमसे खुलकर बात करता। मैंने एक बार दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो पंडित भी है, उनसे अगर कोई दवाई लेकर अपनी बहू को दे दो तो उसको औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह वो कहता रहा मैं वैसा ही करता रहा कि नींद की दवाई खाने में मिला देता। उसके बाद मुझे अलग अलग तरह के काम बताता रहा और मैं उन कामों को करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से कुछ घुमा दिया करता था, तुम्हारे हाथों से मुर्गी की बलि करनी थी तो कभी कबूतर की, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारे हाथ पकड़कर ये काम करता था। और वो जो भी अजीब चीज़ मुझे बताता रहा मैं अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मुझसे सब कुछ खुद ब खुद होता जा रहा था। और उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, उस रात आखिरी काम था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं घबरा गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो
और अब इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब उस डॉक्टर के पास था, इसीलिए मैं अपने ससुर और पति को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने अपने पुलिस वाले दोस्त को भी इस सारे मामले के बारे में बता दिया। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक तांत्रिक है और काले जादू में महारत रखता है। पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते हैं, इसलिए वो डॉक्टर के भेष में रहता है। और जिस रात मेरे पति कमरे में थे, आखिरी काम था और वो खुद कमरे में भी मौजूद था। उसने बताया कि आखिरी तंत्र से मेरी आत्मा उसके काबू में हो जाती, लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें आखिरी समय में मदद की और हम इतने बड़े श्राप से बच गए। मेरे ससुर और पति को वो साथ लेकर गया था, उनकी बलि देना चाहता था ताकि जो काम अधूरा रह गया हो उसको पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता और गलत काम अगर अच्छी नीयत से भी किया जाए तो उसका नुकसान होता है। खुशियाँ ईश्वर से मांगनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम रीना है। हम सब एक ही घर में रहते थे। वो घर हमारे दादाजी का था। यहाँ पर मेरे पिताजी और उनके 2 भाई एक साथ रहते थे, लेकिन दोनों चाचू इस दुनिया में नहीं थे। अब मेरे पिताजी ही जिंदा थे। मेरे दादा भी जिंदा थे, जिनका हुक्म इस घर में चलता था। हमारे घर में हर चीज़ बहुत तादाद से आती थी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग थे। लेकिन एक नौकरानी थी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम नेहा था। वो कहती थी कि मेरा असली नाम सुनीता है, लेकिन सुनीता मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने अपना नाम बदलकर नेहा रख दिया। मेरी जैसी हसीन लड़की का नाम नेहा ही होना चाहिए था। थी तो वो एक नौकरानी, लेकिन तेवर महारानी के जैसे थे। नेहा बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और इसके पीछे मेरे दादाजी का हाथ था। वो मेरे दादाजी की चहीती थी। मेरे दादा का सारा काम वही करती थी। मेरे दादा बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे, तो उन्हें दवाई देना, खाना खिलाना, उनके कमरे की साफ़ सफाई करना और जब वो अकेले हों तो उनके पास बैठकर बातें करना, ये सारे काम वही करती थी। मेरे पिताजी कहते थे कि तुम लोगों का क्या फ़ायदा, इनकी जो उम्र है उसमें तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। जब वो कल को इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत इस नेहा के नाम कर देंगे, तब तुम सबकी अकल ठिकाने आएगी। मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे और मेरा कोई भाई नहीं था। इसीलिए पिताजी को फिक्र सताती थी कि दादाजी की सारी दौलत इन लोगों में बढ़ जाएगी और मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेंगे बचे कुचे वो पैसे वैसे भी हम दोनों बहनों की शादी में लग जाएंगे। इसीलिए वो परेशान रहते थे। लेकिन हम दादा के पास बैठते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दादाजी अजीबोगरीब किस्म की बातें करते थे, किसी को पहचानते तक नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते। नेहा उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। नेहा कमरे में होती तो उनके कमरे से हंसने की आवाज़ें आती। नेहा के पास हर वक्त पैसे भी होते थे। एक दिन वो अंदर बैठी थी, मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरे दादाजी के हाथ में ढेर सारे पैसे थे और वो पैसे नौकरानी को पकड़ा रहे थे। ये पैसे कम से कम 50,000 तो लग रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मेरे दादाजी कहने लगे कि ये इसकी तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 1,000 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा 1,000 में आता ही क्या है, नौकरानी को 50,000 दे रहे हैं, जबकि उसकी तनख्वाह 50,000 नहीं थी और अपनी पोती के लिए 1,000 रुपए हैं। पिताजी कहते हैं दादा के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वो तो हमसे प्यार नहीं करते। जब इनके ऐसे हालात हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद क्यों करें। मैं बाहर आ गई और अपने पिताजी से टकरा गई। वो मुझसे पूछने लगे, कहाँ से बौखलाई हुई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो हैरान रह गए और पूछने लगे, ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था,
तो मैंने कहा, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो खुद इस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि ये इसकी तनख्वाह है। तो पिताजी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया, 15 तारीख को महीना होता है और बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते। और दूसरी बात कि नेहा की हर महीने की तनख्वाह मैं इसे देता हूँ, जो कि सिर्फ 15,000 रुपये है। तो फिर पिताजी ने इसे 50,000 रुपये क्यों दिए? मेरे पिताजी तो गुस्से में आ गए और दादा के कमरे में चले गए। मैं भी उनकी बातें सुनने लगी। दादाजी ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मसला था कि इसकी बेचारी माँ बीमार थी, तो मैंने इसे पैसे दे दिए। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में फसाद बनवा दिया। किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए तो क्या हो जाएगा? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मरते मरते कोई नेकी कर लूँगा तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि ये पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाएं? तुम लोगों का मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, जब मुझे किसी से बात करनी होती है, ना तो तुम लोग मेरे पास आकर बैठते हो, ना ही तुम्हारे बच्चे। तो फिर मैं क्या करूं? पिताजी तो शर्मिंदा ही हो गए। मुझसे कहा, अगर दादा के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। पिताजी बहुत परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो चुकी थी और वो सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पिताजी ने मुझे एक और ख़बर सुनाई, जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी, वो 12 साल की थी और मेरी उम्र 20 साल थी। इसीलिए मैं और पिताजी आपस में बातें करते रहते थे। पिताजी ने मुझसे कहा, तुम्हें एक बात बतानी है और इसके बाद से तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा, ठीक है पिताजी। पिताजी ने मुझे बताया कि नेहा ज़रूर कोई चाल चल रही है, झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रही है, क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पे उसका भाई मिला जो अपनी दवाई लेने आया था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी है? तो वो मुझसे कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ को तो गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसने दादा से अपनी माँ की बीमारी का झूठ बोला, जबकि इसकी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तुम इसकी तरफ से एहतियात करना और इसके ऊपर नज़र रखना। एक दिन मेरी कुछ दोस्तें मेरे घर आईं। हमारे घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए ही शायद मेरी दोस्तें भी मुझसे बातचीत करती थीं और मेरे घर आती जाती रहती थीं, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, अच्छी चीज़ें मिलती थीं। वापसी में मैं उनका किराया भी दे दिया करती थी। वो नौकरानी को देखकर कहने लगी कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये नौकरानी है। तो वो कहने लगी, कैसी बातें करती हो? नौकरानी? और ये इसने जो सूट पहना है वो 11,000 का है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं कहने लगी, वाकई? तो उन्होंने मुझे नेट पर देखकर बताया कि वो सूट 11,000 का है और ये नया नया मार्केट में आया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस सूट को खरीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी ने 11,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं है। ये सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे तो ये देखकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर आ रही है। वो सारे घर में ऐसे फिरती थी जैसे इस घर की मालकिन हो। इसे सिर्फ खाना बनाने का काम ही कहा जाता था। इसे सिर्फ किचन में खाना बनाना ही होता था। वो खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाते ही दादाजी के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वो दादाजी के कमरे में ही थी और कमरे में से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या बात है जो इतना हंसा जा रहा है। कहीं दादा इश्क तो नहीं लुटा रहे और ये मोहतरमा उठाए जा रही हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। मुझे दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरे जिस्म से जान निकल गई कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, दरवाज़ा खुला ही नहीं। और वो हंसने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मैंने फ़ौरन पिताजी को कॉल की और ये सब कुछ उन्हें बता दिया। पिताजी भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है।
कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा इसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन ब दिन हम सब के सर पर सवार होती जा रही थी। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इसका घर में सर उठाकर फिरने का अंदाज, इसके पास ऐसा कोई रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। इसने कुछ ऐसा कर लिया था जिसका हमें पता नहीं था। इसे किसी बात का डर नहीं था। अब वो हमारे सामने दनदनाती फिरती थी। अब तो वो हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक बार मैं जूस का गिलास पकड़कर जा रही थी कि मेरे हाथ से गिलास टूटकर गिर गया और जूस जमीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि ये साफ कर दो। वो खाना बना रही थी। उसने मुझसे कहा, ये रहा कपड़ा, लो साफ कर दो। भला कौन सी नौकरानी आपको ये कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि आपने उसको काम पर रखा हो और आप उसे पैसे भी दे रहे हों। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी नौकरानी से लड़ाई हो गई। मैंने कहा, नौकर हो तो नौकर ही बनकर रहो। मैंने तुमसे काम करने को कहा है, तुम मुझे बातें सुना रही हो। उठाओ वो कपड़ा और ये सारी गंदगी साफ करो। तो कहने लगी, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। जो गलती खुद की है उसे खुद साफ करो। उसने मेरे साथ जिद बना ली और उसने वो साफ ही नहीं किया। फिर बाहर से चपरासी अंदर आए। उन्होंने वो देखा तो साफ कर दिया, जबकि ये उनका काम नहीं था। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने ये बात पिताजी को बताई और कहा कि इस नौकरानी को घर से निकाल दें। पिताजी ने कहा कि ठीक है, इसे तो नौकरी से निकाल देना ही चाहिए। पिताजी ने अगले दिन ही इस महीने की तनख्वाह उसे दी और अगले महीने की तनख्वाह भी दे दी और उससे कहा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, इसीलिए हम अगले महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे रहे हैं। वो जाने के बजाय मेरे दादाजी के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे मिलकर चली जाऊंगी। तो मैंने कहा कि वो सो रहे हैं, जबकि वो सो नहीं रहे थे। कहने लगी, अच्छा मेरा कोई सामान अंदर पड़ा है। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या चीज़ पड़ी है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। तो कहने लगी, नहीं मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं। वो हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो उस कमरे में जाए, लेकिन हम बाप बेटी ने भी उसे जाने नहीं दिया। हमने कहा, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और फिर वो चली गई। हमने चैन सुकून का सांस लिया और सोचा कि ये काम हमने पहले क्यों नहीं करा था। थी तो हमारी नौकरानी ही। हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वो हमारी कोई रिश्तेदार थी जिसको घर से निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ होती या तो बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता। नौकर तो आते जाते ही रहते हैं। पिताजी ने कहा कि कोई और नौकरानी ढूंढता हूँ जो खाना बनाया करे, और इस दफ़ा कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊँगा जिसका काम खाना बनाना होगा। हमें इस तरह की नौकरानी नहीं चाहिए। नेहा को घर से निकालकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी नेहा को गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि रात हुई थी और दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पिताजी ने कहा, शायद इनका वक्त आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। सब दादाजी के पास पहुंच गए। उनके सिरहाने बैठे थे। वो काफ़ी देर से बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। पिताजी बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर भी घर में ही मौजूद था। चाचू के बच्चे भी आ गए थे। सब उनके पास ही खड़े थे, चारपाई की तरफ देख रहे थे। सब आसपास बैठे थे। मेरे दादा को चारपाई पर ही नींद आती थी। उन्होंने जबान खोली तो कमरे में सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेहा कहाँ है। वो बार बार यही पूछने लगे। हम सब लोग खामोश हो गए। चाची ने कहा, कहाँ गई है, इस टाइम तो घर पर ही होती है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने उसे काम से निकाल दिया है। इतना ही कहना था कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी की कलाई को जोर से पकड़ा और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला है। हम सब लोग हैरान हो गए। इसको बुलाने से आपका क्या मतलब है? आपको कोई मसला है तो हमें बताइए, डॉक्टर वहाँ पर खड़ा है। तो वो कहने लगे कि नहीं, मुझे नेहा की ज़रूरत है। ये सुनकर सबने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। दादा किस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मरता क्या न करता। उन्होंने इतना शोर डाल रखा था रात के 1 बजे, और बस एक ही रट लगा रखी थी कि नेहा को लेकर आओ, नेहा को लेकर आओ।
मजबूरन मेरे पिताजी को जाना पड़ा और उसको उसके घर से लेकर आना पड़ा। पिताजी ने वापस आकर बताया कि वो बहुत नखरे दिखा रही थी, कि कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम मुझे लेने के लिए आ गए हो। वो बहुत बुरी हरकतें कर रही थी। उसके आने की देर नहीं थी कि दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। वो दादा का हाथ पकड़कर बैठ गई। सारे घर वाले हैरान हो गए और वो कहने लगे कि हमारे घर में हो क्या रहा है, इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पिताजी ने कहा कि इस औरत को यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन फिर जो हुआ वो तुम सब ने देखा है। अब तुम ये बताओ कि हम सब क्या करें। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। दादाजी के सामने पिताजी ने अपनी इमेज खराब कर दी। वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनको जान से मार डालेंगे। नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। दादाजी ने फौरन से पैसे निकालकर उसे दिए और कहा कि तुम्हारा रोजगार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अभी इधर ही हूँ, मैं अभी मर नहीं रहा। जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो वो लोग कान खोलकर सुन लें कि मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। पानी सर से गुजर चुका था। अब तो सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। जो भी हो रहा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। एक नौकर का घर के मालिक से इतना करीब होना सही नहीं है। मैंने सबको ये भी बताया कि जब नेहा अंदर जाती है तो अंदर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि मुझे ऐसा लगता है मरने से पहले हमें शर्मिंदा करवा कर ही जाएगा। दरवाज़ा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? पिताजी ने कहा, तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता था वो कर चुका। तभी नेहा की आंखों में जाते हुए भी जीत की खुशी थी। उसे पता था कि वो वापस आ जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मामलात मैंने अपने हाथ में लेने का सोच लिया। मैंने कहा, मैं देखूंगी कमरे में होता क्या है। मैं नेहा के कमरे में गई और मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी थी और उस पर अमल करना चाहती थी। वैसे मैंने गलती करी। मुझे ये बात पिताजी को बता देनी चाहिए थी, लेकिन पिताजी मुझे ये काम कभी नहीं करने देते और मैं बड़ी बहन बनकर सबका मसला हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब नेहा किचन में काम कर रही थी तो मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चपरासी से कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। चपरासी अंकल बचपन से ही मेरे साथ खेला करते थे। वो मेरी बात ज़रूर मानते थे। मैं खुद नेहा के कपड़े पहनकर दादाजी के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा आगे कर लिया। वो मुझे देखकर समझने लगे कि मैं नेहा हूँ। दरवाज़ा भी मैंने अंदर जाकर बंद कर दिया। दादाजी कहने लगे, ये क्या, आज तो तुम दुल्हन बनकर आ गई हो, क्या हो गया है? तो मैंने आगे से सिर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा, आज तुम दुल्हन हो और दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हो। मैं जाकर उनके कदमों के करीब चारपाई पर बैठ गई। फिर इसके बाद इस कमरे में जो हुआ वो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने कहा, अरमान की दुल्हन होना, अरमान जल्दी आ जाएगा। मैं जब तुम लोगों की शादी करवा दूंगा और ये काम करके ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा। अरमान कोई और नहीं, मेरे चाचा का बेटा था और शायद उसका चक्कर नेहा से चल रहा था और ये दोनों आपस में शादी करने वाले थे। दादाजी को इस बात का पता था, नेहा इस घर की रानी बनने वाली है, यानी कि इस खानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या करती? मैंने दादाजी से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आवाज़ थोड़ी बदल गई और मैं वहाँ से बाहर आ गई। मेरी सांस थोड़ी फूली हुई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने फौरन कपड़े बदले और चपरासी से पूछा, इसको पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वो अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाज़ा मैंने खुद खोला। मैंने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन किसी को पता नहीं चला। मैं पिताजी का इंतज़ार करने लगी, उनको कॉल की। वो किसी काम में व्यस्त थे। रात को जब वो घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने पिताजी को सारी बात बताई तो ये सुनकर वो भी हैरान रह गए। पिताजी ने सारे लोगों को बताया और जिस चाची का अरमान बेटा था उसकी माँ को जब ये बात पता चली
वो तो बिल्कुल हैरान रह गईं, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं था। अरमान को बुलाया गया। सब चाची के घर इकट्ठा हुए। अरमान ने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इस बात का दादाजी को भी पता है। आपको शायद नहीं पता कि दादाजी ने हाँ कर दी है और वसीयत भी कर दी है कि हमारी शादी होगी, चाहे वो इस दुनिया में रहें या ना रहें। वो तो पागल हुआ था। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करता था, क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ काम संभालता था, इसीलिए वो मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ जाता था। सब घर वालों ने इसे समझाया कि तुम घर की नौकरानी से शादी करोगे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तो ये सुनकर वो कहने लगा कि वो नौकर है तो क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दादाजी मेरे साथ हैं। और वो भी दादाजी के साथ जाकर मिल गया और दादाजी ने दूसरे दिन ये ऐलान करा कि अगले 3 दिन में इनकी शादी हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं इसकी शादी कराकर जाऊंगा। इसका बाप इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ बेचारी रोकती रह गई और चाची की आंखों के सामने उसकी शादी उससे हो गई। घर में सजावट भी करवाई गई और खूब धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन असल बात ये थी कि दादाजी अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब बहुत दुखी थे और एक बड़ी खबर ने हमें परेशान कर दिया। वो ये कि जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अरमान और नेहा के नाम कर दिया। हम सब बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारे घर का एक शख्स उनसे मिला हुआ था। इस बारे में हम कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने दादाजी की खिदमत कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते और उन्हें वक्त देते तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन कुछ भी हो, अरमान और नेहा तो अपनी किस्मत चमका गए। दादाजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी जायदाद से हमें जो हिस्सा मिला, बस इतना ही कि हमारा गुजारा चलता रहे। नेहा और अरमान दौलत लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गए। वो ना ही हमसे मिलते और ना ही बात करते। मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब रहती और वो इस कमरे में ही रहते हैं जहाँ पर दादाजी रहते थे। मैं अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो हुआ ठीक नहीं हुआ। इस बात का दुख हमेशा रहेगा और हम सब खानदान को ये याद रहेगा कि इस खानदान में कोई नेहा नाम की लड़की आई थी जिसने हमें जलील करके छोड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।